कल्चर, कल्चर का फिफ्थ पार्ट है, कल्चर का फिफ्थ पार्ट है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर इसका मतलब है संस्कृति के तत्व या कलाचार के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। तो फर्स्ट है कॉग्निटिव एलिमेंट्स। कॉग्निटिव एलिमेंट्स का मतलब होता है संज्ञानात्मक तत्व। संज्ञानात्मक तत्व जैसे थिंकिंग है, रीजनिंग है, रिमेंबरिंग है, इमेजिनिंग है। तो जो समाज होता है वो जैसे सोचता है, जैसे तर्क करता है, जैसे उसको याद रखता है, जैसे किसी चीज़ की कल्पना करता है, काल्पनिक कहानियाँ हैं, काल्पनिक कविताएं हैं। तो ये जो कोई भी समाज है जो ये करता है, तो वो भी जो संस्कृति का एक हिस्सा है। तो उसको कहा गया संज्ञानात्मक तत्व, कॉग्निटिव एलिमेंट्स। हर समाज का अपना होता है। दूसरा है बिलीफ। सेकंड है बिलीफ। बिलीफ माने विश्वास। जो लोग समाज के लोग हैं विश्वास क्या करते हैं, विश्वास क्या करते हैं। जैसे बहुत से समाज के लोग हैं कहते हैं कि ऊपर देव बैठा हुआ है, वो जो है हमारे प्रकृति को नियंत्रित करता है, हमको नियंत्रित करता है। तो कुछ लोगों का विश्वास है कि नहीं, जैसे बुद्ध ने कहा कि नहीं, इसी दुनिया में जो मनुष्य है वही सब कुछ है, अतदीपो भव उन्होंने कहा। तो ये मतलब कि कोई देव देवी की चिंता मत करो कि कोई ऊपर बैठा हुआ है, तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो, तुम्हें काम करना चाहिए। तो इसको कहते हैं श्रमण संस्कृति। और वो जो ऊपर देव बैठा हुआ है उसको कहते हैं देव संस्कृति। देव संस्कृति। तो अब देव में भी ढेर सारे देव हैं, कोई एक देव की बात करता है, कोई ढेर सारे देव की बात करता है, लेकिन उसको सब मिलाकर कहते हैं देव संस्कृति। और इसको कहते हैं मानव संस्कृति, जो श्रमण संस्कृति है। तो तीसरा है वैल्यूज एंड नॉर्म्स। थर्ड है वैल्यूज एंड नॉर्म्स, मतलब होता है मूल्य एवं मानदंड। मूल्य एवं मानदंड। हर समाज का अपना एक मूल्य होता है और उसका कुछ नॉर्म होता है, मानदंड होता है। जैसे जो शैतान नस्ल के लोग हैं उनका जो मूल्य है वो ऊंच नीच का है, ऊंच नीच की बात करता है। फिर ऊंच नीच के हिसाब से फिर वो अपनी अर्थव्यवस्था रखते हैं, समाज की व्यवस्था बनाते हैं, राजनीतिक व्यवस्था बनाते हैं कि जो ऊंचे नस्ल के लोग हैं वो सत्ता के शासन प्रशासन सब जगह काबिज रहेंगे, सारी अर्थव्यवस्था उनके हाथ में रहेगी, बाकी सारे लोग गुलाम रहेंगे। तो ये शैतान नस्ल के लोग हैं, उनका मूल्य है, उनके मानदंड है। अब जो श्रमण संस्कृति के लोग हैं उनका जो मूल्य है वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज रचना की बात है। वही ये सारी चीज़ें वैसे भारतीय संविधान में भी दी गई हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। चौथा साथियों साइंस एंड सिंबल्स। साइंस एंड सिंबल्स। साइंस एंड सिंबल्स का मतलब संकेत एवं प्रतीक। संकेत एवं प्रतीक। संकेत एवं प्रतीक से भी समझा जा सकता है कि किसी भी कोई संस्कृति क्या है, संस्कृति का हिस्सा है संकेत एवं प्रतीक। आज जब अयोध्या राम मंदिर के लिए अयोध्या की ज़मीन की समतलीकरण हो रहा है तो वहाँ जो संकेत निकल रहे हैं, जो प्रतीक निकल रहे हैं, वो बुद्ध के निकल रहे हैं। तो संकेत और प्रतीक से ही समझा जा रहा है कि ये जो भारत देश के अंदर संस्कृति रही है वो बुद्ध की संस्कृति रही है, राम की कोई संस्कृति नहीं रही है। राम एक काल्पनिक पात्र है, या रामायण के सारे पात्र काल्पनिक हैं, तो उनका कोई संकेत एवं प्रतीक नहीं निकल रहा है, उनका कोई साइंस एंड सिंबल्स नहीं निकल रहा है। ये जो जमीन से जो संकेत और प्रतीक निकल रहे हैं, साइंस एंड सिंबल्स निकल रहे हैं, उसी से पता चल रहा है कि भारत देश जो है ये बुद्ध का देश रहा है, बौद्ध धर्म रहा है, बौद्ध संस्कृति यहाँ रही है, श्रमण संस्कृति यहाँ रही है। तो साइंस एंड सिंबल्स भी, संकेत और प्रतीक भी किसी भी संस्कृति के तत्व हैं, किसी भी कल्चर के ये तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। फोर्थ है साथियों साइंस। फिफ्थ है फोकलोर, मोरेज एंड फोकवेज। फोकलोर माने लोक कथा, लोक साहित्य। मोरेज का मतलब लोकाचार, फोकवेज का मतलब लोक रीति, लोक रीति, लोकाचार और लोक साहित्य। ये भी जो है किसी भी संस्कृति का अंग होता है। अब जैसे लोक रीति है, लोकाचार है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हाँ, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। तो ये लोक रीति है, लोकाचार है। अब आदिवासी हमारा जो समाज है वहाँ महिलाओं का बड़ा महत्व है, लेकिन जो शैतान नस्ल के लोग हैं वो महिलाओं को जो है पाप योनि बता देते हैं, बाकी लोगों को गुलाम बना देते हैं, भाई बाकी लोगों को भी कह देते हैं सब पाप योनि है। बस अपना जो शैतान है वही अपने को ऊंच समझता है
तो ये सब चीज़ भी लोक साहित्य है, लोकाचार है, लोक रीति है, ये सब भी संस्कृति का हिस्सा होता है। इससे भी किसी भी संस्कृति को या कल्चर को, कलाचार को समझा जा सकता है कि किसकी क्या कल्चर है, किसकी क्या कल्चर है। सिक्स्थ है ला माने कानून। कानून मतलब होता है कि ये जो लोक रीति होता है, लोकाचार होता है, उसी वही आगे चल करके जो जटिल समाज होता है वो कानून बनाता है। संसद में, विधानसभा में कानून पास होते हैं और कानून के जरिए शासन प्रशासन को चलाया जाता है। तो कहा जाता है कि कानून का शासन है, कानून का शासन है। हर आदमी कानून के समक्ष बराबर है। तो ये इंसानों का कानून है। इंसानों का कानून है कि सारे इंसान जो है कानून के समक्ष बराबर हैं। और शैतानों का जो कानून है, शैतान नस्ल के जो लोग हैं, उनका कानून है कि नहीं, कानून के समक्ष जो है शैतान को कोई दंड नहीं मिलेगा। शैतान अगर हत्या भी कर देगा तो उसकी चुटिया 1 इंच काट लीजिए बस, लेकिन बाकी इंसानों को दंड मिलेगा। तो उनका कानून अलग है, शैतानों का कानून अलग है, इंसानों का कानून अलग है। लेकिन ये कानून जो बनता है वो लोक रीति और लोकाचार से बनता है। नहीं, लोक रीति लोकाचार ही आगे चलकर जो डेवलप होते हैं जटिल समाज में, तो वो कानून बन जाते हैं। साथियों आगे हैं साथियों, 7th है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा। ये जो विचारधारा है ये भी संस्कृति का हिस्सा है। इसका मतलब है कि ए सिस्टम ऑफ आइडियाज, ideals, a system of ideas and ideals, a system of ideas and ideals, especially one which forms the basis of economic or political theory and policy. Economic or political theory and policy, सही देखा जाए तो किसी भी समाज की जो वैल्यू सिस्टम है, यानी कि उसका जो दर्शन है, फिलॉसफी है, उसका जो सामाजिक जो सिस्टम है यानी सोशल सिस्टम है, उसका जो राजनीतिक जो व्यवस्था है यानी पॉलिटिकल सिस्टम है, उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसका जो अर्थव्यवस्था है, ये 4 चीज़ें मिल करके आइडियोलॉजी बनाती हैं। ये 4 चीज़ें मिलकर के आइडियोलॉजी बनाती हैं। यानी फिलॉसफी से जो है वो वैल्यू सिस्टम आता है कि उसका मूल्य क्या है, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को मानते हैं कि नहीं है, या ऊंच नीच को मानते हैं, और उनकी जो अर्थव्यवस्था क्या है, उस अर्थव्यवस्था में सारे इंसानों को आर्थिक उन्नति करने का मौका मिलता है कि नहीं है, उनकी सामाजिक व्यवस्था क्या है, उस समाज व्यवस्था में क्या सबको बराबर का दर्जा मिलता है कि नहीं, या एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं, एक के ऊपर, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है तो शूद्र सबसे नीचे है, जैसे कहते नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबसे नीचे है, शूद्र के ऊपर देखो वैश्य लदा हुआ है, अब वैश्य के ऊपर जो क्षत्रिय लदा हुआ है, और क्षत्रिय के ऊपर जो ब्राह्मण लदा हुआ है, ये जो है ऊंच नीच की व्यवस्था है, ये जो है ऊंच नीच की व्यवस्था है। इसको हमारे मानवर कांशीराम जी बड़ा अच्छा समझाते थे। जब बहुजन आंदोलन चला रहे थे तो वो इसको बहुत बढ़िया समझाते थे। वो एक जो है पेन का एग्जाम्पल ले लेते थे। कोई पेन है उसको ले करके भी वो समझाते थे, पेन ले करके कि जैसे पेन ले करके वो समझाते थे कि ये जो पेन है ये जो पेन है इसमें सबसे ऊंचा जो है ये अपने को ऊंच कहता है। तो सही देखा जाए तो जो ऊंच कहता है बाकी सबको नीच कहता है, यानी ये जो है ऊंच है और बाकी जो है ये जो बाकी जो लोग हैं ये सब नीच है। तो ये मानवर कांशीराम जी बड़ा अच्छा समझाते थे अपने बहुजन आंदोलन में। तो साथियों आइडियोलॉजी जो है इसमें जो है दर्शन शास्त्र आता है, और समाज शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है और अर्थशास्त्र है। तो किसी भी समाज के ये चारों जो विचार होते हैं उसी को मिलाकर के आइडियोलॉजी बनती है। तो इंसानों की आइडियोलॉजी अलग है, शैतानों की आइडियोलॉजी अलग है। ये बात हम लोग को समझना चाहिए। हमारे मूल निवासी बहुजन हैं जो 7000 जातियों में बटे हुए लोग हैं, उनको बहुत ज़रूरी है, आइडियोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है कि उनकी आइडियोलॉजी है क्या, उनकी विचारधारा है क्या इंसानी विचारधारा है या शैतानी विचारधारा है। उनको ये आज के समय में जो संविधान संकट में है, लोकतंत्र संकट में है, तो उनको अपनी आइडियोलॉजी पर विचार करने की बहुत ज़रूरत है कि आखिर आपकी आइडियोलॉजी है क्या, आपकी विचारधारा है क्या, आप भविष्य में करना क्या चाहते हैं। तो अपनी विचारधारा से आप कुछ आगे कर सकते हैं। जैसी विचारधारा वैसे आपका समाज, जैसे आपकी विचारधारा वैसे आपका समाज है।